नमस्ते, मैं रामानुज हूँ और हम आज से छठी कक्षा के लिए एनसीईआरटी की संस्कृत पर कुछ वीडियोस बना रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। इस विषय पर पहले ही बहुत सारे वीडियोस विभिन्न चैनलों पर उपलब्ध हैं, तो हम यह वीडियो क्यों बना रहे हैं या यह वीडियो उन सभी से कैसे अलग है, इसके लिए हमारा उद्देश्य क्या है वह बताना आवश्यक है। हम इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि संस्कृत को एक वैकल्पिक विषय थर्ड लैंग्वेज की तरह नहीं बल्कि एक भाषा की तरह पढ़ा जाए। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं, जैसे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसी तरह का ध्यान देकर, उसी तरह की रुचि लेकर इसको भी पढ़ें। उसके लिए जो बाधाएं हैं वो हम चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से दूर करें, जिससे आपका इसमें रुचि बढ़े, आपका इंटरेस्ट आए। बहुत सारे लोग बहुत सारे वीडियोस या टीचर केवल आपको अभ्यास कराने के लिए पढ़ाते हैं कि आप अभ्यास कर लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आए, आपके ग्रेड्स अच्छे बने। वो अच्छी बात है, हमें उसके साथ आपको संस्कृत भी सिखानी है, जिससे आप संस्कृत में कितना ज्ञान है उसके लिए तैयार हो सकें। जीवन में जब कभी आपके पास समय हो तब आप संस्कृत सीखने के लिए जो आपका आधार है वो हमेशा के लिए अच्छा रहे, मजबूत रहे। यह हमारा उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं कि भाषा क्या है। यह पूरा वीडियो हम लोग केवल एक भूमिका के रूप में कर रहे हैं। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका हम अगले वीडियो से उसके पाठ लेंगे। अभी आपको जो बेसिक कंपोनेंट का ज्ञान चाहिए वो हम यहाँ पर बताएंगे। मेरे साथ निष्का हैं जो यह पढ़ रही हैं, और उनको जो भी कुछ समझने में परेशानी होगी वह प्रश्न की तरह से पूछेंगी। वो आपको रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप सभी को। तो आइए, पहला प्रश्न है कि भाषा क्या है। तो देखते हैं कि संस्कृत में भाषा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। संस्कृत में कहते हैं भाषते इति भाषा, जो बोली जाए वही भाषा है। जो आप केवल किताबों में पढ़ें, जो आप कहीं देखें, वह भाषा नहीं है आपके लिए। तो संस्कृत को भाषा बनाएं, ऐसा हमें पढ़ना है। हम उसमें अपने आप को व्यक्त कर पाएं, थोड़ा बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग कर पाएं, तब हम कह पाएंगे कि हम संस्कृत भाषा के छात्र या छात्रा हैं। सभी को पता है कि मातृभाषा क्या होती है, मदर टंग अंग्रेजी में बोलते हैं। कभी सोचा है कि मातृभाषा को पितृभाषा, फादर टंग क्यों नहीं कहते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन एक कारण है जो हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से आप बिना कुछ सोच विचार के माँ से व्यवहार कर पाते हैं, उस तरह पिता से व्यवहार नहीं होता है। तो उसी तरह से आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, जिस भाषा में बिना किसी संकोच के, रुकावट के आप अपने आप को व्यक्त कर पाएं, उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा आवश्यक नहीं है कि आपके माता पिता बोलते हों। जैसे आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं जो अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और अपनी मातृभाषा में उतने आसानी से वो अपनी बातें रख नहीं पाते, तो उनकी मातृभाषा अंग्रेजी ही है। तो देखिए कि आप अपने माता पिता की भाषा, जो आपकी सो कॉल्ड ऑफिशियल भाषा है, आप उसमें अपने आप को बिना संकोच के आप एक प्रवाह के साथ, एक फ्लो के साथ अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
दो शब्द या दो वाक्य हम देखेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि कैसे आजकल भाषा यूज होती प्रयोग की जा रही है। लोग कहते हैं आज का शेड्यूल क्या है या आज का क्या शेड्यूल है। जब कोई ऐसा बोलता है तो सुनने वाले को बिल्कुल भी किसी तरह की कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, कुछ करेक्ट नहीं है, उसको सही किया जाए। जबकि अगर कोई बोले आई एम जा रहा हूँ, हर सुनने वाला जो हिंदी भाषी है उसको लगेगा ये क्या बोल रहे हैं, तुमको इंग्लिश नहीं आती है, आई एम के साथ जा रहा हूँ क्यों बोल रहे हैं। इसका आप उसको तमाम तरह की सलाह देंगे, उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप अपनी भाषा, जब हिंदी भाषा में आप अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं तब आप ऐसा नहीं करते। करना तो दूर, आपको समझ ही में नहीं आता कि यहाँ पर कुछ गलत है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भाषा से आपको प्रेम करना है या अगले से घृणा करनी है। बात यह है कि आपका कितना प्रभाव है किसी भाषा पर, या उस भाषा का कितना प्रभाव है आप। जब जब आप अपने आप को हिंदी बोलते समय व्यक्त करने के लिए आंग्ल भाषा का प्रयोग करेंगे, इसका मतलब यही है कि हिंदी में आपके पास वह या वे शब्द नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि हम अपना इस कक्षा या इन कक्षाओं के जरिए हम अपनी मातृभाषा में सुधार करें। आइए देखते हैं कि भाषा के मूल तत्व क्या हैं। तो किसी भी भाषा में जो सबसे छोटी सार्थक ध्वनि होती है उनको वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वह ध्वनि जब दो लोग सामने सामने से बात करते हैं तो दोनों समझते हैं, अगर वो उसी भाषा के भाषी हैं तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब आप उस ध्वनि को किसी चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना चाहते हैं तब आपको कुछ तरीके से आप कुछ लिखते हैं उस ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए। तो जिस तरीके से आप वो ध्वनि प्रदर्शित करते हैं या जो चिन्ह बनाते हैं आप कंप्यूटर पर, पेपर पर, मोबाइल पर, उसको लिपि कहते हैं। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे जो भी आप कुछ स्क्रीन पर देख रहे हैं यह देवनागरी लिपि में लिखा है, जबकि भाषा हिंदी है। तो कितने सारे लिपियां हैं और कितनी सारी भाषा हैं, इनमें कैसा संबंध है यह हम आगे देखते हैं। सभी भाषाओं की अपनी लिपि हो ऐसा कोई आवश्यक नियम नहीं है। कई भाषाएं एक ही लिपि का प्रयोग करके लिखी जाती हैं। जैसे मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी को भी देवनागरी में लिखते हैं। जैसे आंग्ल भाषा, इंग्लिश की जो लिपि स्क्रिप्ट है वो रोमन है। हम कई सारी यूरोपियन भाषाओं को देखें तो वे भी रोमन में ही लिखी जाती हैं। पर बहुत सारी ऐसी भी भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि होती है और जो वही अकेले ही प्रयोग करते हैं। जैसे कन्नड़ भाषा के लिए कन्नड़ लिपि है, तेलुगु के लिए तेलुगु लिपि है। इस तरह से कुछ भाषाएं कई लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे संस्कृत है, कर्नाटक में रहने और कन्नड़ा बोलने वाले लोग चूंकि कन्नड़ा लिपि में पहले से उनको लिपि का ज्ञान होता है और चूंकि वह भारतीय भाषा है, सभी संस्कृत के ध्वनियों को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो वो संस्कृत को कन्नड़ा में भी लिखते हैं। वैसे ही आंध्र में कन्नड़ा संस्कृत को तेलुगु में भी लिखते हैं। तो अगर आपको लिपि भिन्न होने के कारण कोई एक ही चीज जो संस्कृत में लिखी है दे दे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे अगर आपको वह लिपि नहीं आती। लेकिन अगर उसको कोई पढ़े तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप उन ध्वनियों को पहचानते हैं, लिपि को नहीं पहचानते। तो आपको भाषा आती है लेकिन लिपि नहीं आती। तो मुझे लगता है भाषा और लिपि में अब अंतर समझ में आ गया होगा, क्यों निष्का? हाँ, आ गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी भाषाओं में कुछ ही ध्वनियां होती हैं, किसी भी भाषा में इनफाइनाइट या अनंत ध्वनियां नहीं होती हैं।
कुछ ही ध्वनियाँ होती हैं, उन्हीं का प्रयोग करके हम तरह तरह के नाम बनाते हैं और तरह तरह के क्रियाएं बनाते हैं। नाम है जो हमारे आसपास चीजें होती हैं, उनके लिए हम एक नाम बना लेते हैं कि इनका नाम यह है, जब हम ये नाम लेंगे तो इसका मतलब यह होता है। दूसरी तरह के चीजें हैं कि एक्शन, कुछ काम है कि जब वो कर रहे हैं तो आप उसको बताते हैं यह काम है। जैसे कोई तेज चल रहा है तो आप कहते हैं कि यह दौड़ रहा है, तो दौड़ना एक क्रिया है, एक्शन है। और अगर वो राम है दौड़ रहा है तो आप कहेंगे वो राम तेज दौड़ रहा है, तो राम एक नाम है। तो इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को मिलाकर उस तरह के ये दोनों तरह के नाम और क्रियाएं बनाई जाती। संस्कृत में दो ही तरह के ध्वनि समूह होते हैं और वो स्वर से मिलके बने होंगे या व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि संस्कृत के जो ध्वनियां हैं वो या तो स्वर हैं या तो व्यंजन है। किसी भी भाषा में जो पूरी ध्वनियां होती हैं उनको एक एक को वर्ण कहते हैं और उनको एक साथ वर्णमाला कहते हैं। माला का मतलब है जिसमें सब एक साथ पिरोई हुई हो। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि वर्ण से संबंधित है। संस्कृत में जैसा हमने देखा कि दो तरह की ध्वनियां हैं। जो पहला वर्गीकरण है, पहला क्लासिफिकेशन है, वो दो तरह में बांट देता है सारी ध्वनियों को जो संस्कृत में है। पहली है स्वर ध्वनियां। जब प्लूरल में स्वर को बोलते हैं तो हम स्वराह बोलते हैं। दूसरी है व्यंजनम या व्यंजन जो हिंदी में बोलते हैं, वो उस तरह की ध्वनियां जब उनको हम बहुवचन या प्लूरल में बोलते हैं तो हम व्यंजनानि बोलते हैं। आइए देखें कितने सारे स्वर हैं संस्कृत में। तो पहला अ, आ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो यहाँ आप तीन तरह के रंग देख रहे हैं। तो जो सारे वर्ण या अक्षर काले रंग में लिखे हैं, ये सारे अक्षर हिंदी में भी होते हैं और हिंदी में भी ये स्वर ही होते हैं। जो हरे में लिखा हुआ है, ये दो संस्कृत में हिंदी की अपेक्षा अधिक होते हैं। और जो नीले में ये दो अंग और आह लिखे हुए हैं, ये स्वर नहीं है, पर ये स्वर के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में। इसको जिसके ऊपर बिंदी है उसको अनुस्वार कहते हैं और जिसके बगल में दो बिंदियां हैं इसको विसर्ग कहते हैं। ये सदैव ही स्वरों के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए अब व्यंजन के बारे में देखते हैं। अब हम देखेंगे ये हिंदी से मिलते जुलते ही व्यंजन है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो कुल देखेंगे आप तो यहाँ पे 33 व्यंजन है। ये जो इस कलर में है सारे, इस रंग में है जो, इनको बोलने में आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। जैसे क, ग, और जो इस रंग में है इनको बोलने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे ख, घ, छ, झ। जो हरे रंग में है इनको बोलने के लिए आपको नाक का प्रयोग करना पड़ता है। ङ, ञ, ण, न, म। ये इनका कॉलम वाइज वर्गीकरण है। जो यह 5 व्यंजन है जो का से शुरू होते हैं, इन पांचों को एक साथ हम का वर्ग कहते हैं। उसी तरह चा वर्ग,
वर्ग का अर्थ है ग्रुप। का ग्रुप, चा का ग्रुप, टा का ग्रुप, ता का ग्रुप एंड पा का ग्रुप। ये जो ग्रुप में नहीं है, जो चार चार में ही है, इनमें पहले वाले को अंतस्थाह कहते हैं। अंतस्थाह इसलिए कहते हैं कि जब आप इनको बोलते हैं तो लगता है कि ये अंदर ही आप बोल रहे हैं, जैसे या, रा, ला, वा। तो इसलिए इनको अंतस्थाह कहते हैं। और ये ऊष्माणा, जब आप इनको बोलते हैं तो बहुत ज्यादा ऊष्मा या सांस ज्यादा मुंह से बाहर आती है, गर्मी निकलती है, तो आप कह सकते हैं ये इसलिए ऊष्माणा कह जाते हैं। शा, शा, सा, हा। तो आप देखिए कि कितना अच्छे से हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है, कैसे इसको वैज्ञानिक रीत से साइंटिफिक वे में अलग अलग करके रखा गया है। आप ऐसा किसी और अन्य भाषाओं में नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि आंग्ल भाषा में भी नहीं पाएंगे। इस तरह का वर्गीकरण नहीं है, केवल भारतीय भाषाओं में है। अब हम अपने अगले पर आते हैं। अभी तक हमने देखा कि वर्ण क्या है, कितने तरह के वर्ण हैं संस्कृत में। दो तरह के वर्ण हैं, पहला स्वर वर्ण है, दूसरे व्यंजन वर्ण है। कितने सारे स्वर वर्ण हैं और कितने व्यंजन वर्ण हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये वर्ण आपस में मिल के किस तरह से सार्थक ध्वनियां बनाते हैं। तो अगर कोई पूछे वर्ड क्या है, शब्द क्या है, जो संस्कृत में उनको पदम कहते हैं, वो क्या है, तो आप कहोगे कि ध्वनियों के सार्थक समूह। सार्थक मीन्स जिससे कुछ अर्थ निकले, जो कुछ दिखाते हो या जो किसी चीज के नाम हो। कुछ ऐसे ऐसे शब्द ना हो जिनसे कोई चीज का आपको बोध ना हो, आप कोई चीज ना समझें, उनको निरर्थक कहते हैं। तो सार्थक समूह को संस्कृत में शब्द या पदम कहते हैं। जैसे नदी, जब आपको कोई नदी बोलेगा तब आपको तुरंत लगेगा कि अरे हाँ, ये तो मुझे पता है, इसका मतलब होता है जो पानी जहाँ पे बहता है। लेकिन अगर कोई टडी बोलेगा तो आप कहेंगे टडी ये क्या है, मैंने कभी नहीं सुना है। तो इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है इसका। तो हम पद या शब्द उन्हीं को कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तक आपने देखा कि बहुत सारे वर्ण मिले और उन्होंने शब्द बना दिया। अब अगर कई सारे शब्द मिले तो वो बनाते हैं वाक्य, जिसको आप कहते हैं सेंटेंस। तो कैसे शब्द मिलकर वो आपस में वाक्य बनाए। जैसे ध्वनि आपने समूह के लिए देखा कि सार्थक समूह को ही हम पद कहते हैं। तो किस तरह के पदों के ग्रुप को या किस समूह को हम वाक्य कहेंगे, तो उसके लिए ये कहा जाता है जिसमें सारे पद एक दूसरे से या आपस में संबंधित हों, रिलेटेड हों। जैसे राम घर को जा रहा है, हिंदी में आप देखेंगे तो राम घर सब आपस में ये रिलेटेड है, इनका आपस में संबंधित है। या ज्यादा समझने के लिए आप दूसरा वाक्य देखिए, राम श्याम घर पानी। इस तरह हम बोले तो इसमें भी सारे सार्थक शब्द हैं, पर यह वाक्य कोई अर्थ नहीं देता, क्योंकि इनमें आपस में कोई संबंध यहाँ नहीं दिख रहा है। राम श्याम घर पानी कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यह वाक्य, आप कह सकते हैं यह वाक्य नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह से पद और संबंधित पदों के समूह से वाक्य बनते हैं। यही हिंदी में भी होता है, यही अंग्रेजी में भी होता है और यही संस्कृत में भी होता है। अब संस्कृत में कितने प्रकार के पद होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बच गए हैं। संस्कृत सरल है, यहाँ पर दो ही प्रकार के पद होते हैं। तो इस चित्र से समझिए, पदानी, पदानी मीन्स पद, और ये दो तरह के हैं। एक नाम पद जिनको संज्ञा नाउन कहते हैं, दूसरा क्रियापदम। क्रियापदम माने वर्ब, जिनको क्रिया कहते हैं। क्रिया दिखाती है कि किसी वाक्य में क्या एक्शन हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है। संज्ञा दिखाती है कि उस वाक्य में किस तरह के नाम या नाम संबंधित शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो संस्कृत में केवल दो तरह के शब्द होते हैं।
आइए अब देखते हैं कि मैं जा रहा हूँ को संस्कृत में बोलते हैं हम गच्छामि। अभी इसके लिए परेशान ना होइए ये कैसे क्या बोलते हैं। अभी हम केवल कुछ और छोटी छोटी चीजें समझने के लिए इस वाक्य का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये वाक्य कैसे बना है। तो आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाने के साथ हमने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें छोटे छोटे टूल्स होंगे जो आपको ये सब समझने में आपकी सहायता करेंगे। तो यह वेबसाइट साकल्यम.org के नाम से है। आप वहाँ पे लॉगिन करिए, अपना अकाउंट बनाइए और फिर उस अकाउंट में लॉगिन करके आगे आइए। वहाँ पर एक टूल्स सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उन कई टूल्स में एक टूल है डिसेक्ट वर्ड और वर्ड्स इनटू लेटर्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपको एक फील्ड मिलेगी जहाँ पर आप इंटर वर्ड टेक्स्ट वाली जगह पर अपना वाक्य लिखेंगे। यहाँ हमारा वाक्य है हम गच्छामि। लिखकर सबमिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का वेब पेज आएगा। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर वेबसाइट का नाम है साकल्यम.org। ये यहाँ पर उसका फर्दर URL है। फिर आप देखिए यहाँ मैंने कहा मैं देवनागरी में लिखूंगा और मैंने जो लिखा वो लिखा हम गच्छामि। फिर जब मैंने सबमिट किया तो इसने इसको डिसेक्ट ब्रेक कर दिया, विच्छेद कर दिया इसका। ये हो गया आ ह आ ग आ च छ आ म ई। तो ये सारी जो ध्वनियां हैं ये इकट्ठे होकर के आपको ये वाक्य बनाई है हम गच्छामि। तो इनसे हमें कुछ सीखना है। आप देखेंगे कि जितने स्वर हैं उनको वो वैसे ही रहते हैं जैसे वो हैं। आ जहां से जैसा हमने सीखा था आ वैसा का वैसा ही है। तो हम यहाँ से ये कहेंगे कि स्वर अपने आप उच्चारित किए जा सकते हैं। स्वर को प्रोनाउंस करने के लिए आपको किसी और वर्ण की ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। स्वर वही हैं जो अपने आप से प्रोनाउंस हो जाएं। लेकिन व्यंजन आप देखेंगे यहाँ पर ह आ, जब हम पढ़ते हैं हा तो हमारे सारे हा में अंत में आ होता है, क्योंकि व्यंजन में ह जैसा है वो आप वैसे पढ़ने में बहुत असुविधा होगी। तो दूसरी चीज हम यहाँ से सीखते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों का सहयोग चाहिए, या आप यूं कह सकते हैं कि व्यंजन अकेले उच्चारण नहीं किए जा सकते, उनको स्वरों की सहायता से ही प्रोनाउंस किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है तो एक अच्छा अंतर आप ये बता सकते हैं कि स्वर अपने आप से उच्चारित किए जा सकते हैं जबकि व्यंजन बिना स्वरों के सहयोग के उच्चारित नहीं किए जा सकते। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं इसमें अनुस्वार है। आप यहाँ भी ये देख सकते हैं कि अनुस्वार स्वर के बाद ही लग रहा है। तो जैसा हमने पहले कहा था अनुस्वार और विस्वर स्वरों पर ही लगते हैं, इसीलिए उनको स्वर ना होते हुए भी स्वरों के ग्रुप में या वर्ग में रखा गया है। आइए उच्चारण संबंधित कुछ चीजें देख लेते हैं। तो पुनः हम वेबसाइट टूल्स का ही प्रयोग करेंगे जिससे कि आप उच्चारण में आपको पूरी तरह से क्लियर रहे कैसे क्या उच्चारण होता है। पहला शब्द है क्षत्रियः। क्षत्रियः जब आप इसको टूल पर अपने से करके देखेंगे, मैं टूल यहाँ इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ अब कि आप खुद से करके देखिए जिससे कि आपका उससे थोड़ा आप फेमिलियर हो टूल से और प्रयोग करने का की आदत हो। जब आप उसमें क्षत्रिय लिखकर सबमिट करेंगे तो आपको वो इस तरह से दिखाएगा कि यह जो शब्द है इसके जो मूल वर्ण हैं, जो इसके बेस वर्ण हैं वो कौन है। तो आप देखेंगे क क्ष आ त र ई य अ अ। इस तरह से
मिलकर ये बना है। जब आप इनको इकट्ठे पढ़ेंगे तो का और शा को इकट्ठे पढ़ेंगे तो क्षा हो जाएगा, क्योंकि दोनों आधे हैं, दोनों में स्वर नहीं है, तो दोनों पूरे उच्चारित नहीं हो सकते। क्षा पूरा उच्चारण होगा क्योंकि इसके बाद स्वर है। क्षा, त और र साथ में है तो बिना व्यवधान के वो त्रा उच्चारण होंगे। उनके बाद ई है तो त्री हो जाएगा। फिर या और आ, या और फिर विसर्ग। फिर देखिए विसर्ग स्वर के साथ, तो पूरा क्षत्रिय। लेकिन कुछ लोग हिंदी में जब इसी शब्द को पढ़ते हैं तो उसको उच्चारण करते हैं क्षत्रिय। तो जब आप क्षत्रिय पढ़ेंगे तब आप इसके साथ उच्चारण में आप सही नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगला शब्द है त्रिवेणी। त्रिवेणी आपको पता है? त्रिवेणी मीन्स, नहीं पता है? तीन वेणियां, तीन नदियां, इस तरह से है। त्रि माने तीन है, वेणी दूसरा शब्द है। जब आप इसको हमारे टूल से स्प्लिट करेंगे, डिसेक्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसमें त र ई पहले है, तो आप देखो त्रि, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये ध्वनि इन शब्दों से बनी है। त्रि व ए वे र ई णी, त्रिवेणी। इसी तरह आप देखिए ज्ञान गंगा। आप देखो यहाँ पर ये जो लिपि का शब्द है या अक्षर यहाँ पर है, इसको हम लोगों ने अपनी वर्णमाला में नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि यह वर्ण नहीं है, यह लिखने का एक तरीका है। संयुक्त अक्षर है। दो अक्षरों को जोड़ने पर हर बार दोनों जोड़ जोड़ के लिखने से अच्छा है कि उसकी कोई दूसरी लिपि बना दो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसका साउंड या उसका जो ध्वनि है वह भी अलग है। जैसे आप यहाँ देखें, ये शब्द हमने वर्णमाला में नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि इस शब्द की ध्वनि हमारी वर्णमाला में नहीं है। ये इन दो ध्वनियों को जोड़कर इस तरह की ध्वनि बनती है जो इस लिपि से शा से दिखाई गई है। तो इसीलिए ये केवल लिपि में है, हमारे वर्णमाला में नहीं है। यह समझ में आया ना? तो ज्ञान गंगा। अब आप देखो इसको, जब आप हमारे टूल से डिसेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज, य, आ, न, आ, ग, आ, ng, आ, ग, आ, इस तरह के वर्णों से मिलकर बना। अब आप हिंदी में देखेंगे तो कुछ लोग इसको ज्ञान पढ़ते हैं, ज्ञान, ग, या, न, तो वो नहीं है, यह वो नहीं है। हिंदी में वैसा बोलते बोलते वो एक स्टैंडर्ड हो गया है तो ठीक है, लेकिन संस्कृत में इसको इस तरह से पढ़ना अशुद्ध होगा। तो हमें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी ज्ञान, ज्ञान, क्योंकि ये जा और या साथ में है। तो ज्ञान, ज्ञान गंगा। अगला शब्द देखते हैं जनता। तो जब इसको आप स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ज, आ, न, आ, ता, आ। लेकिन आप अगर हिंदी में देखें तो बहुत से लोग पढ़ेंगे जनता। तो जब आप जनता पढ़ोगे तो आपने इस वाले आ को जो यहाँ पे है उसका उच्चारण नहीं किया, आपने पढ़ा जनता। इस ना, आधे ना का ही आपने उच्चारण किया, जो हिंदी में सही होगा, लेकिन संस्कृत में ऐसा अपेक्षित नहीं है। आइए, ये सब जानने का मतलब क्या है? ये सब जानने का मतलब यह है कि संस्कृत एक फोनेटिक भाषा है। हमें जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, और उल्टा भी। जब आप जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे वैसा ही लिखेंगे, तब आपको किसी तरह की स्पेलिंग कभी याद रखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए आप सभी बच्चों ने और बड़ों ने भी देखा होगा कि हिंदी या भारतीय भाषाओं के लिए स्पेल बी जैसे टेस्ट नहीं होते, क्योंकि अगर आपको बोलना आता है तो आपको लिखना भी आएगा ही, क्योंकि ये वही ध्वनियां हैं जो आप जैसे आप बोलते हैं वैसे ही आपको उनके जो
संबंधित लिपि वर्ण है उनमें लिख देना है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। कभी कभी आप बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ और, तो इसलिए वहाँ पे स्पेलिंग याद रखनी पड़ती है। तो आप कहिए कि अभी तक आपने दो बड़े बड़े फायदे, या आप कह दीजिए कि सरलता संस्कृत की देख ली है। पहली की दो ही तरह के पद होते हैं, वर्ड्स होते हैं, और दूसरे की आप अगर सही से पढ़ते हैं, आप चीजों को सही से प्रोनाउंस करते हैं, आपकी वर्णमाला और उच्चारण सही है, तब आपको कभी स्पेलिंग के लिए परेशान नहीं होना है। अब देखिए कई वर्ण मिलकर शब्द बना देते हैं, जैसे कि च अ श अ क अ और विसर्ग, जैसे शब्द बना चषकः। लेकिन ये जो ध्वनियां हैं, इनसे जो बन रहा है वह मीनिंगफुल होना चाहिए, वह उसका कोई मतलब होना चाहिए। कुछ अगर अर्थ वाले बिना अर्थ के आप बनाएंगे तो वो शब्द नहीं है, क्योंकि वो निरर्थक है। चषकः का मतलब होता है ग्लास, इंग्लिश का ग्लास, हिंदी में गिलास, जिसमें पानी पिया जाता है। या जो वर्ण और अक्षर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, संस्कृत में उनको कभी कभी कार भी कहा जाता है। कार, तो जैसे आ को अगर आवर्ण कहते हैं तो आप उसको मन करे तो आकार भी कह सकते हैं। जैसे आ को आकार कह सकते हैं, वैसे ही का को आप ककार कह सकते हैं, खा को खकार कह सकते हैं, है ना। जैसे और जो शब्द में पहला वर्ण होता है किसी शब्द में, उसको आदि वर्ण कहते हैं। जो अंतिम वर्ण होता है, लास्ट लेटर होता है, उसको अंत कहते हैं। जैसे किसी भी आप शब्द को ले लें, तो जैसे शब्द है, तो इसमें पहला शब्द क्या है, पहला वर्ण जो है वो श है, जो अंतिम वर्ण है वो आ है। इसमें आपको द दिख रहा है, पर द के साथ आ लगा हुआ है, तभी आप शब्द बोल रहे हैं। अगर इसमें आ ना होता तो यहाँ एक लाइन होती और आप इसको बोलते समय करते शब्द, दा को आप पूरा नहीं बोलते। तो जो शब्द जिस वर्ण से समाप्त हो रहा हो, हम उसको उसी वर्ण का कारांत कहते हैं। यह हम आगे देखते हैं। जैसे राम है, अब इसको हमने वेबसाइट के टूल में स्प्लिट किया, विच्छेद किया इसका, तो यहाँ दिख रहा है कि इसमें र आ म आ इस तरह के ध्वनियों से मिलकर ये बना है। इसमें दो व्यंजन ध्वनियां हैं और दो स्वर ध्वनियां हैं। इसकी अंतिम ध्वनि है आ। तो अगर आप कभी बोलते हैं और राम बोलते हैं, राम, तो आप देखिए आप उच्चारण में अंतिम आ का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तो संस्कृत में वह अशुद्ध है। राम, आ का उच्चारण या साउंड आपको आना चाहिए जब आप राम बोलें। तो चूंकि इसके अंत में आ है, तो इसको कहेंगे आकार अंत, अकारांत। सो राम शब्द अकारांत शब्द है। अकारांत का मतलब हुआ आ वर्ण से समाप्त होने वाला शब्द। सीता देखते हैं, सीता में आप जब विच्छेद करेंगे तो स ई सी, त आ ता, तो इसका जो अंत वर्ण है वो आ है, तो इस शब्द को बोलेंगे कि सीता शब्द आकारांत है। ठीक है निष्का? हाँ ठीक है। आप जिस तरह, अब देखिए ये सारे आंत अकारांत आकारांत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सारे शब्दों को एक वर्गीकरण, एक प्रॉपर तरीके से रखना है। तो आप सभी ने अंग्रेजी का डिक्शनरी या शब्दकोश देखा होगा, उसमें आप देखिए वर्ड्स कैसे रखे जाते हैं। वो शुरू होता है ए, देन डबल ए, इस तरह से शब्द सारे करके रखे जाते हैं। चूंकि अंग्रेजी में बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं, इसलिए आप उनकी डिक्शनरी बना सकते हैं। लेकिन संस्कृत में बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो आप उसकी डिक्शनरी बनाएंगे तो वो बहुत बुक्स हो जाएंगी, 100 बुक्स हो जाएंगी, तो क्या होगा कि वो कोई पढ़ेगा नहीं। तो इसलिए संस्कृत में हम अंग्रेजी की तरह से वर्ड्स का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण नहीं करते हैं।
यहाँ पे हम सारे शब्दों को उनके अंतिम वर्ण के हिसाब से उनके छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो चूंकि संस्कृत में दो ही तरह के वर्ण होते हैं, इसलिए दो तरह के अंत वाले शब्द ही होंगे। तो एक तरह के अंत वाले शब्द को स्वर अंत कहेंगे, जो स्वर में अंत हो रहे हैं उनको अजंत भी कहते हैं, और एक तरह के दूसरे तरह को व्यंजनांत कहेंगे, जिनको हल अंत भी कहा जाता है। तो अब जो अजंत शब्द होंगे या जो स्वरांत शब्द होंगे, उनमें कौन कौन से कितने तरह के अंत होंगे? जितने स्वर होते हैं उतनी तरह के अंत होंगे, जैसे आकारांत, इकारांत, आकारांत, उकारांत। और जो व्यंजनांत शब्द हैं, माने कि हलंत शब्द हैं, उसमें कितने तरह के शब्द होंगे अंत वाले? जितने तरह के व्यंजन होते हैं, जैसे ककारांत, खकारांत, गकारांत। जैसे अगर मैं कहूँ कि वाक, तो यह एक शब्द है वाक, जो का में एंड हो रहा है, तो आप कहोगे वाक इज अ ककारांत शब्द। ऐसे ही हकारांत और सारे। तो इस तरह तो बहुत सारे अंत हो गए, आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। ज्यादातर अधिकतर जो शब्द हैं वो 3, 4, 5, 6 अंतों में ही आ जाते हैं। बाकी जो स्वर या व्यंजन है उसमें एक या दो शब्द ही होते हैं। जैसे कि आप अगर अकारांत, आ से समाप्त होने वाले शब्दों का जान लें कैसे, उनके नियम क्या हैं, तो आप समझिए आधे से अधिक शब्दों के बारे में संस्कृत के आप समझ जाएंगे। तो यह इतना आसान है, तो इसमें कुछ भी डरने जैसा या रटने जैसा नहीं है। अब देखिए, सारे एक वर्ण से अंत होने वाले शब्द, जैसे सारे आ से अंत होने वाले शब्द अकारांत, वो आप जब सुनेंगे लिखेंगे तो वो सब एक तरह के आपको लगेंगे। और अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर जो व्याकरण के नियम हैं वो सारे के ऊपर एक तरह के ही लगते हैं। तो अगर आप एक शब्द का नियम सीख लेंगे तो आपको सारे उस ग्रुप का नियम आ जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी सहायता है कि आप एक शब्द, एक वर्ग का सीख के आप सैकड़ों, हजारों, सहस्त्रों शब्दों के व्याकरण नियम एक बार में सीख जाते हैं। यह सब हम अगली कक्षाओं में देखेंगे। तो अगर आप ये समझ गए हैं तो अब से संस्कृत में जब भी कोई आप नाम पद देखिए, जब भी कोई नाउन संस्कृत में देखिए, तो तुरंत सोचिए कि इसका अंत वर्ण क्या है, ये कौन सा अंत है। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि ज्यादातर, अधिकतर सारे शब्द 2-3 अंत में ही हो जाते हैं। तो आपको बहुत सारा कुछ ना पढ़ना है ना रटना है। अब देखते हैं कि वचन। वचन का अर्थ है कि नंबर्स, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि किसी काम को करने वाले या कोई चीज कितनी मात्रा में है। तो अधिकतर आधुनिक भाषाएं जो हैं, अपनी भारतीय भाषाएं या विश्व की अदर दूसरी भाषाएं, उनमें दो ही वचन अधिकतर देखने को मिलते हैं। एक वचन अकेले के लिए और बहुवचन एक से ज्यादा चीजों के लिए। पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। जैसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, अकेले के लिए एक वचन, एक पेयर या जोड़े के लिए 2 वचन, और 2 से अधिक के लिए बहुवचन। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों है? पहला उत्तर ये है कि ऐसा बहुत पहले से है, तो ऐसा है, संस्कृत ऐसी ही है। और दूसरी ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें दो होती हैं, तो उनको बहुवचन कहना, उनको प्लूरल कहना शायद उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, अगर मैं कहूँ मेरी आंखों में दर्द है, तो अगर कोई एलियन है जो सुन रहा है तो उसे क्या लगेगा? उसको हिंदी आती है, वो सोचेगा पता नहीं कितनी आंखें हैं इनके, मेरी आंखों में माने बहुत सारी आंखों होंगी, बहुत सारी आंखें होंगी इनके। आपको, अगर मैं हाथों से काम करता हूँ, तो यही आप भी यही कहेंगे कि हाथों से करते हैं, और दुर्गा जी भी यही कहेंगे।
दुर्गा जी के 2 से अधिक हाथ हैं, आपके 2 ही हाथ हैं, लेकिन सारे के सारे बहुवचन। तो लेकिन जब आप संस्कृत में बोलेंगे तो आप 2 आंखों के लिए एक शब्द यूज करेंगे, तो वहां आपको क्लियर बात पता चलेगी, ये 2 के लिए बात हो रही। फिलहाल ये भाषा में ऐसा है तो है, ना मैं इसको, ना आप इसको गलत कह सकते हो ना सही कह सकते हो, ऐसा है तो हमें ऐसा जानना है। अब जैसे एक लड़का है तो संस्कृत में बालकः बोलते हैं, अगर 2 लड़के हैं तो बालकौ बोलते हैं, और 2 से अधिक लड़के हैं तो बालकाः बोलते हैं। जब आप हिंदी में बोलेंगे तो आप बोलेंगे एक लड़का है, 2 के लिए बोलेंगे 2 लड़के हैं, 2 से अधिक के लिए भी वही बोलेंगे, 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, अधिक लड़के हैं, क्योंकि लड़के और लड़का यही 2 है। तो संस्कृत में थोड़ा इससे अलग है, तो इसलिए आपको यह चीज पहले से जान लेनी है, जिससे कि जब हम अपने पाठ शुरू करें तो ऐसा कोई आश्चर्य ना हो। अब आप समझ सकते हैं 2 आंखों, 2 कानों, 2 हाथों के लिए संस्कृत में बहुवचन नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि संस्कृत के पास इसके लिए द्विवचन है। तो ये तो नामों की बात हुई। अब देखते हैं क्रिया, क्योंकि हम जानते हैं संस्कृत में 2 ही तरह के पद हैं, एक नाम है, एक क्रिया है। नाम हमने देख लिया, तो अब क्रिया देखते हैं। क्रिया का मतलब क्या है? क्रिया का मतलब है किसी वाक्य में होने वाला काम। जैसे राम जा रहा है, तो यहाँ क्रिया का क्या मतलब है? इस वाक्य में क्या काम हो रहा है, बताइए निष्का। राम जा रहा है तो क्रिया है जा रहा है। हाँ, राम जो जा रहा है, जो चल के जा रहा है, वो काम हो रहा है इस वाक्य में, तो उसको बोलते हैं वाक्य की क्रिया। तो कार्य या क्रिया जो करता है, संस्कृत में जो भी वो काम को करता रहता है उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष का मतलब यह नहीं है कि मेल या फीमेल, जो उस कार्य को कर रहा है वो पुरुष है। तो अब देखते हैं कौन कैसे होता है। अगर कोई काम मैं कर रहा हूं तो कहा जाएगा कि उत्तम पुरुष क्रिया कर रहा है। जब मैं कर रहा हूं तब उत्तम पुरुष, अंग्रेजी में इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। और जब कोई काम मेरे सामने वाला कर रहा है, या तुम, जैसे निष्का तुम कर रही हो, तो मैं कहूंगा कि मध्यम पुरुष क्रिया कर रहा है। अच्छा। अंग्रेजी में सेकंड पर्सन। और यदि न मैं कर रहा हूं कोई काम, ना तुम कर रही हो, हम दोनों के अलावा कोई कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं प्रथम पुरुष, या अंग्रेजी में कहते हैं थर्ड पर्सन। तो किसी भी काम को इन्हीं तीनों में से कोई करता होता है। पर अगर हम लोग अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन को जो बोलता है वो बोलते हैं, तो उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष के नाम से क्यों नहीं कहा जाता है? हाँ, बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। तो ये चीजें अंग्रेजी में पूछना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में ये चीजें पहले से हैं। संस्कृत अंग्रेजी के तुलना में पुरानी भाषा है, और संस्कृत में ऐसा ही था। अंग्रेजी ने कुछ समझ के इसको उल्टा किया होगा, वो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। इसका एक जो पॉजिटिव अर्थ है वो ये ले सकते हैं कि हमारी संस्कृति में, चूंकि यह भाषा हमारी संस्कृति को बताती है, तो हमारी संस्कृति में हमारे लिए फर्स्ट वो होता है जो कोई आ रहा है, जो कोई मतलब हमारे लोग के अलावा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, उसको पहला रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसलिए हम कहते हैं वो प्रथम पुरुष है, प्रथम हम नहीं है, प्रथम वो है। इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ओके। तो अब जब भी आप जब कोई काम को देखेंगे तो आप पहला चीज पूछेंगे कि ये कब हो रहा है, अभी हो रहा है, हो चुका, या होने वाला है। इस चीज को संस्कृत में कहते हैं काल। जब आप अंग्रेजी में देखेंगे तो आप कहते हैं टेंस। तो बहुत सारे काल संस्कृत में होते हैं, जो कि क्रिया क्या कब हो रही है वो बताते हैं। कितने लोग मिलके वो काम कर रहे हैं उस वचन कहते हैं। अगर एक लोग मिलके कर रहे हैं तो एक वचन है, 2 लोग कर रहे हैं तो 2 वचन है, 2 से ज्यादा कर रहे हैं तो बहुवचन। तो आज बस इतना ही था। यह आपके अगले कक्षा के लिए बेस के रूप में हम लोगों ने सोचा था।
तो अब अगली कक्षा में मिलेंगे, जिसमें हम शब्द परिचय प्रथम भाग से, जो कि प्रथम पाठ है आपकी पुस्तक का, से शुरू करेंगे। तो आज सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्ते। धन्यवाद निष्का।